कर देना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, हम समझेंगे ब्राउनियन मोशन का इस्तेमाल हम करते हुए हम किसी वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकल कॉलम का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये है, ये बोतल है तुम्हारा और ये वर्टिकल है और इसमें हम गैस के मॉलिक्यूल को भर देते हैं। तो इस गैस के मॉलिक्यूल में, इस बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, मतलब क्या यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे तक गैस के मॉलिक्यूल भरे रहेंगे, या फिर बॉटम भाग में गैस का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा, डेंसिटी अधिक होगी, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ऐसा होगा कि यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। तो आप अगर इसको समझना है तो आप अपने इन्वायरमेंट को समझिए। आप इन्वायरमेंट को देखती हैं, ये आपका इन्वायरमेंट है, तो ये अर्थ का सरफेस आप देखिएगा, जितने भारी गैसेस हैं वो अर्थ सरफेस के नज़दीक जमा है, और यहाँ पर आपको मोलेकुलर कॉन्सेंट्रेशन गैसेस का या वायुमंडल का बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ऊपर जाते हैं मोलेकुलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, और ऊपर जाने पर मोलेकुलर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते होते अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है। यही आपका इन्वायरमेंट है, यही आपका वातावरण है चारों तरफ का, या वायुमंडल है। तो ऐसा क्यों होता है? ब्राउनियन मोशंस के कारण ऐसा होता है, और साथ ही साथ इस ब्राउनियन मोशन के कारण ही केवल नहीं होता है, ग्रेविटी जो होती है वो पुल करती है, और पुल करके आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन पैदा कर देती है बॉटम पर, और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन घटने लगता है। तो हम इसी का स्टडी करेंगे कि ब्राउनियन पार्टिकल्स, जो ब्राउनियन मोशन करने वाले पार्टिकल हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किसी वर्टिकल कॉलम में कैसा होता है, और इसका इस्तेमाल करके हम अवोगाद्रो नंबर्स को प्राप्त करेंगे। ये आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि आपको अवोगाद्रो नंबर को प्राप्त करना है ब्राउनियन पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राउनियन पार्टिकल इन वर्टिकल कॉलम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राउनियन पार्टिकल इन वर्टिकल कॉलम, और इसको आप बोलेंगे, या फिर आप ये इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ देते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ओके, कोई दिक्कत? तो चलिए हम एक वर्टिकल कॉलम पहले ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम है वो है एक वर्टिकल कॉलम लेते हैं। कोई दिक्कत? अत्यंत पतला कॉलम है, लेकिन इसका लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ा है। अब इसमें मॉलिक्यूल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमको समझना है मैथमेटिकली कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। कॉमन सेंस तो कह रहा है कि बॉटम पर ग्रेविटी के कारण ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, जैसे ऊपर जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, और इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लोग कैपिटल ए ले सकते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले रहे हैं कितना, कैपिटल ए ले रहे हैं, और इसका आप एक लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, और इसको आप जब आप इसको ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सा कॉलम है, मतलब इन्वायरमेंट में ये सैकड़ों किलोमीटर हो सकता है, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आप इसके हाइट को यहाँ h लेते हैं, ये हाइट है, और इस कॉलम के यहाँ हाइट जो है वो h प्लस कितना है, dh है। ओके विद्यार्थी, बॉटम पॉइंट पर हम प्रेशर को P ले रहे हैं, और टॉप पॉइंट पर जब हम जा रहे हैं h प्लस डी डिस्टेंस पर जा रहे हैं, तो हम अपना प्रेशर को लेते हैं P प्लस डी। हो सकता है ये प्रेशर इंक्रीज करे, या हो सकता है ये प्रेशर डिक्रीज करे, ये हमें अंतिम कैलकुलेशन में क्या होगा मालूम चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? डेंसिटी जो है इसकी, इसको हम लोग रो ले रहे हैं। डेंसिटी कितनी है, रो ले रहे हैं। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, ये डेंसिटी भी तो बदलेगी ना। इस यहाँ पर अगर हम हैं तो डेंसिटी हमको हायर मिलेगी, और ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लोअर होती चली जाएगी। लेकिन इफ DH टेंड्स टू 0 हो, मतलब ये जो H है यहाँ पर, ये H प्लस DH है, तो ये जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, DH हो जाएगा ना। और यदि ये हाइट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इस प्रकार का कॉलम है, ऐसा कॉलम हमने लिया है,
तो यहाँ DH क्या हो गया, काफ़ी छोटा हो गया। तो DH यदि टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब रो को हम अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा? क्योंकि ये DH जब छोटा हो गया तो यहाँ और यहाँ लगभग एक दूसरे से सटा हुआ ये सरफेस है, तो यहाँ और यहाँ के बीच जाने पर कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कम बदलाव हो रहा है और इसके कारण डेंसिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, कांस्टेंट हमने ले लिया है। ओके, तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर ये इन्वायरमेंट है तो अभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट तो है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इक्विलिब्रियम के लिए सम ऑफ द फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो इस कॉलम पर जितना भी फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस कॉलम पर दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, एक तो प्रेशर डिफरेंस के कारण और दूसरा खुद इसका वेट, खुद क्या लग रहा है, इसका वेट, WEIGHT, वेट। और ये वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितना है, रो है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, हाइट कितना है, DH है, सॉरी H में लिख दिया, DH है, और A हो गया, DH हो गया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, G। आप कहेंगे सर ये आपने क्यों लिख दिया, तो ये कोस्ट वाली जो राशि है वो क्या है, इस कॉलम का मास है। देखो घनत्व और A इंटू DH क्या हो गया, आयतन, घनत्व गुने आयतन मतलब डेंसिटी और गुने वॉल्यूम इक्वल टू मास होता है, और ये इंटू क्या हो जाएगा, G, तो mg नहीं हो गया ये। तो अब देखो फोर्स, सम ऑफ द फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर सम ऑफ द फोर्स इक्वल टू 0 है तो ये तभी हो सकता है जब प्रेशर जो है वो है P प्लस DP माइनस P। प्रेशर डिफरेंस कितना है, ऊपर है P प्लस DP, नीचे कितना है, P है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना है, P प्लस DP माइनस P। समझ में आ रहा है? और इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रेशर के कारण फोर्स हो जाएगा, प्लस वेट रो ADH इंटू G इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यही ना है जी, ये कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा DP इंटू A बराबर, ये उस साइड चला जाएगा, माइनस रो ADH इंटू G। ए क्या हो गया, कैंसल हो गया, और ये हो गया आपको DP चेंज इन प्रेशर इक्वल टू माइनस रो इंटू G इंटू DH। देखो तो एक संबंध बता रहा है, कह रहा है प्रेशर में जो परिवर्तन हो रहा है वो हाइट में परिवर्तन के से प्रोपोर्शनल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब हाइट में, अगर हाइट आप बढ़ रहे हैं मतलब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और यदि नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि DP माइनस DH है, DP बराबर माइनस समथिंग इंटू DH, और माइनस बता रहे हैं कि अपोजिट साइन होगा, हाइट बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, और हाइट घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब वायुमंडल में तुम पहाड़ पर चली जाती हो, एवरेस्ट पर चले जाओ तो सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने के कारण आपके शरीर पर जो वायुमंडलीय दबाव है कम हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत, तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है? अब आइडियल गैस पर आ रहे हैं, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV बराबर NKT होता है, तो P इंटू V बराबर N नंबर ऑफ टोटल मोलिकुल्स, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो यहाँ से आप P का मान निकालिए, P बराबर होगा N/V K इंटू T, तो P बराबर हो जाएगा, ये स्मॉल n इसको स्टाइल स्मॉल n मतलब मोल हो जाता है, K इंटू T, ठीक है। ये स्टाइलिश n क्या है, अभी याद रहता है, लिखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कौन सा है? ये मैंने अपने से लिख दिया है, आप अपने से। N/V इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोलेकुल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में मोलेकुल्स की ये क्या हो गई, संख्या हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, DP, अब देखिए K तो कांस्टेंट है ना, T तो कांस्टेंट है, और इसको क्या ले रहे हैं, DN। अब यहाँ सर T क्यों कांस्टेंट है, ऊपर जाने पर T घट रहा है ना। जब ऊपर हाइट पर आप जाते हैं तो क्या होता है, अब एवरेस्ट पर आप जाइए तो बर्फ़ जमी है, ग्राउंड पर बर्फ़ थोड़े है। लेकिन अगर आप DH को छोटा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत कम डिस्टेंस ऊपर ऊंचाई पर जा रहे हैं,
और बहुत कम डिस्टेंस जा रहे हैं तो जिस प्रकार से डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी उस प्रकार से टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर पूरे वायुमंडल के लिए जा रहे हैं तो दिक्कत है ना। तो dP बराबर क्या हो गया, KT dN। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए 1 और 2 को कंपेरिजन करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, dP दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको -KT dN इक्वल टू हो जाएगा ρg इंटू DH। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाइट से रिलेटेड हो रहा है। अगर हाइट बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए वायुमंडल के पृथ्वी सतह के निकट जो वायुमंडल है वहाँ मॉलिक्यूल्स अधिक होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और जैसे ही आप ऊपर जाती हैं पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या घटती चली जाती है। ये दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पर डेंसिटी को थोड़ा सा मास के फॉर्म में लिख रहे हैं, K इंटू टी dN। अब डेंसिटी क्या है, अगर मान लेते हैं आपके पास रो को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो जो है वो है घनत्व, और घनत्व जो बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में द्रव्यमान कितना है। तो रो बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना बताता है जी। तो मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m है, और इकाई वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n है। तो स्मॉल m इंटू स्टाइलिश n जो होगा वो आपको क्या बताएगा, डेंसिटी बताएगा। एक बार फिर समझिए आप लोग, स्मॉल m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, और इकाई वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या n है। तो इकाई वॉल्यूम में टोटल जो मास है वो कितना है, स्मॉल m इंटू स्टाइलिश n, और स्मॉल m इंटू स्टाइलिश n इकाई वॉल्यूम में मास की मान है, और इकाई वॉल्यूम में मास ही डेंसिटी कहा जाता है, हैं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इस साइड भी सारे वेरिएबल्स दिखेगा, m स्टाइलिश n g dh, ठीक है। अब ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इधर भी वेरिएबल है dn और इधर वेरिएबल है dh। इसको हमको कैलकुलेट करना है, इस वेरिएबल्स इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक जैसी राशि एक तरफ, d स्टाइलिश n बाई स्टाइलिश n बराबर माइनस को इस साइड लेकर चले जाइए, स्मॉल m इंटू जी पहले से था, बटा में k इंटू टी हो जाएगा और dh हो जाएगा। इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन बोथ साइड, मेरा बुझा था, इंटीग्रेशन dn बाई स्टाइलिश n, m g बाई के टी को बाहर कर देते हैं, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट लिया है, और ये हो जाएगा ds। जबकि m कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल के लिए कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि नीचे में भारी गैसेस हैं, ऊपर में हीलियम हाइड्रोजन है। लेकिन हम इसको ब्राउनियन किसी कॉलम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका लिमिट दे रहे हैं, हाइट, इनिशियल हाइट को मैंने h0 लिया है और फाइनल हाइट को मैंने क्या लिया है, h लिया है। जैसे मान लेते हैं ये सतह है तो यहाँ h0 है, और ये हमारा बादलों के ऊपर बिजली उजली जहाँ गिरती है चमकती है, ये h है, मतलब ऐसा मान सकते हैं। या फिर आपके पास कोई कॉलम है बड़ा सा, तो इस कॉलम का बॉटम जो कोऑर्डिनेट है h0 है और टॉप कोऑर्डिनेट कितना है, h है, ले लिया। अब ये देखिए, सॉरी यहाँ लेना है ना, ये तो हाइट यहाँ ना, h0 से h, और बॉटम लेयर पर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैंने माना है n0, और टॉप लेवल पर जो आपका कॉन्सेंट्रेशन उसको माना है n। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, ध्यान दीजिएगा, n0 इंटू n। अब इंटीग्रेट करें यहाँ पर, मेरा थोड़ा सा देखा था झाँक के कि लौका था हेजा लौकी नू, ठीक है। तो नहीं देखा, इंटीग्रेट कर दा तो हाई dn बाई n ln n हो जाए या log n हो जाए, और लिमिट कितना हो गई लेकर n0 से n, ओके। और हेकर mg बाई के टी इंटीग्रेशन हो dh के का हो गए h0 से h, चला। तो ये हो जाएगा आपको ln
n बाई एन नॉट, ये ना एन नॉट एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट, तो हो गया। और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ छोड़ना नहीं है, माइनस लेते चलिए, माइनस एम जी बाई के टी एच माइनस एच नॉट। एल एन हो साइड चल जाई, एक्सपोनेंशियल हो जाला ना, तो हो जी एन बटा एन नॉट ई टू पावर माइनस एम जी बाई के टी एच माइनस एच नॉट, इसलिए एन बराबर एन नॉट ई टू पावर एम जी बाई के टी एच माइनस एच नॉट। और है ये तार का भाई फार्मूला भाई हैं, ऐसा भी हाँ, जब तू एथी की स्टडी करबो रेडियो एक्टिविटी तो किसी वैसे फार्मूला आई, या फिर आप जब स्टडी कीजिएगा किसी फ्लूइड में किसी बॉल का मोशन जिसमें आप टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचते हैं, तो ऐसा ही आपसे एक्सपोनेंशियल आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट फलन होते हैं। ओके, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम बा हो ना? ना चलो बहुत बढ़िया, तो चलिए गुड। अब ये हमारा एक फार्मूला हो गया जो हमें बताएगा कि किस प्रकार से किसी ब्राउनियन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी कॉलम में। तो n बराबर एन नॉट ई टू पावर माइनस एम जी बाई के टी एच माइनस एच नॉट। अब थोड़ा सा देखा, मान लो तू बृहस्पति ग्रह पे बढ़ा, बृहस्पति ग्रह पर आप हैं, तो वहाँ आपका m इंटू जी मतलब वेट जो है वो क्या है, अधिक है। और वेट अधिक होने का मतलब है कि ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और ये वाला जो टर्म अधिक होगा तो एक्सपोनेंशियल का टर्म क्या होगा, नगण्य होता चला जाएगा, है ना। और नगण्य होता चला जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिए, मान लो ब्लैक होल के लिए सपोज सोचो कि हमारा अर्थ ब्लैक होल बन जाए, उसकी ग्रेविटी इन्फानाइट हो जाए, तो एम जी टेंस टू क्या हो जाए, इन्फानाइट। तो n बराबर एन नॉट और ई टू पावर कितना हो जाए, माइनस इन्फानाइट, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो n बराबर क्या हो जाए, 0। इसका मतलब है कि अगर वहाँ कोई इन्वायरमेंट रहेगा तो वो सतह से चिपक जाएगा, ऊपर उठेगा ही नहीं इन्वायरमेंट, है ना। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं हो तब क्या हो, यदि एम जी टेंस टू 0, बहुत कम ग्रेविटी हो, जैसे मान लीजिए कोई उल्का पिंड है या एस्ट्रॉयड है, उसके सरफेस पर आप देखिए एम जी टेंस टू 0 है, क्योंकि उसका जो वेट है कम है, तो इसका उसकी ग्रेविटी भी क्या है, कम है, स्मॉल जी उसका क्या है, कम है। तो क्या होगा, हाँ नहीं समझ रही है, समझ में, मान लो स्पेस में आप हैं, तो स्पेस में तो जी टेंस टू क्या है, 0 है। तो n बराबर क्या होगा, एन नॉट और ई टू पावर कितना हो जाएगा, 0, और दुनिया का पावर 0 इक्वल टू 1। n बराबर क्या होगा, एन नॉट। इसका मतलब मोलिकुल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 0 से इन्फिनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और 0 से इन्फिनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है कि मोलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए 100 गैलन, मान लीजिए किसी छोटा सा एस्ट्रॉयड है, उस पर 100 गैलन या 1000 गैलन, 1 लाख गैलन जो है वो ऑक्सीजन वहाँ डाल दी गई, तो क्या वहाँ रह पाएगा, क्योंकि 1 लाख गैलन ऑक्सीजन इन्फिनाइट स्पेस में फैल जाएगा, तो मोलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ इन्वायरमेंट्स नहीं होते हैं। तो इन्वायरमेंट्स के लिए क्या चाहिए, mg चाहिए। अब बृहस्पति पर जाइएगा तो वहाँ इन्वायरमेंट जो होगा पृथ्वी की तरह नहीं होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो काफ़ी नज़दीक होगा सरफेस के, और इसी कारण क्या होगा, ज़्यादा मोलिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस होगा तो तेज़ी से हवा बहेंगी। और वहाँ आप देखिएगा बृहस्पति ग्रह पर हमेशा तूफान चलते रहते हैं भयंकर, उसका सरफेस तो कभी दिखता ही नहीं है, उस पर भयंकर तूफान चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर ऊँचे तूफान, धूल के बादल। और आप उसका जो सतह देखती हैं जो ब्राउन कलर का होता है, वो सतह नहीं है, वो तूफान है, वो धूल की तूफान है। समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने किया कि ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमको एवोगाद्रो नंबर को समझना है कि एवोगाद्रो नंबर क्या होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एवोगाद्रो नंबर बहुत ईजी है, यहाँ पर हम केटी को तोड़ देते हैं एवोगाद्रो के फॉर्म में। देखिए, चूंकि यहाँ देखिए दिख रहा है ना मेरा, यहाँ पर इसमें देखो तो ठीक है, यहाँ देखो, चूंकि R बराबर रिडरबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो होता है K बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू एवोगाद्रो नंबर। ध्यान दीजिएगा, तो K बराबर कितना हो जाएगा, R बाई एवोगाद्रो नंबर A। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए N बराबर N नॉट ई टू पावर माइनस
mg, बाटा में k इंटू टी है ना, तो k के जगह पर कितना लिखेंगे r, और na है तो ऊपर na चला जाएगा है, और ये हो जाएगा t तो जस का तस, और ये हाइट हो जाएगा h माइनस h नॉट। क्लियर? अब देखो इसी एवोगाद्रो नंबर का मान निकालना है, दोनों तरफ ln ले लें, ln n बराबर n नॉट ln e टू पावर माइनस mg na बटा आर टी h माइनस h नॉट। ओके, अब देखो एक काम करना है, इस माइनस साइन को इसके साथ पचा देना है, तो भाई ln n हो गया, और ये देखो एक्सपोनेंशियल और ln दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n नॉट माइनस इसके साथ पचा देंगे mg na बाटा आर टी, और ये हो जाएगा h नॉट माइनस h, इसलिए na बराबर ln n बाटा n नॉट mg आर टी, और ये हो जाएगा h नॉट माइनस h। कोई दिक्कत? और यही क्या हो गया एवोगाद्रो नंबर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आसान है कि भारी है? आसान है ना, बहुत आसान है। ओके, ओ सॉरी, एक ब्लंडर मिस्टेक कर दी है ना, इसको बाटा में ले आ देंगे ना, तब ना उसके बाद करते हैं। अब ln ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, क्या कि पहले ये सही रहे नो, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? नहीं आया? देखो ये था ना, यहाँ n नॉट है, तो इसको बाटा में लेकर n बाई n नॉट मैंने कर दिया, n बाई, उसके बाद ln ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनके साथ था ना। यहाँ देखो, अगर वापस उसी क्रम को दोहरा रहे हैं तो ऐसा ना होना चाहिए। हम बाहर कैसे निकाल दिए थे, हमने ln यहाँ लगाया तो इसके बाद ये सारे टर्म थे, तो हमने n नॉट को पहले बाहर निकाल दिए थे। ये कैसे निकाल दिया? क्यों हम n नॉट को निकालेंगे? ln जब हम लगा रहे हैं तो उस पर ln नहीं लगेगा, सब पर लगेगा, है कि नहीं? तो चलिए, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका आज का कंप्लीट काम। कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो कोई अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम यहीं तक अपनी कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए गुड बाय।